The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स को आप लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। पार्ट ए के अंदर आपने पढ़ी थी काइनेटिक्स सिंपल रिएक्शन के लिए, पार्ट बी में आप लोगों ने पढ़ी थी काइनेटिक्स फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद पार्ट सी में आप लोग थ्योरीज को पढ़ रहे थे। सबसे पहले आप लोगों ने देखा हुड कंसेप्ट, उसके बाद आप लोगों ने आर्हीनियस की थ्योरी देखी, उसके फीचर्स देखे और उसकी लिमिटेशंस देखी, और लिमिटेशंस के बाद आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया अपने गार्डनर के कंसेप्ट को, और उसके ऊपर बेस आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। उसके ऊपर आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हो जो प्रीवियस ईयरली आपसे CSIR नेट के अंदर या फिर गेट एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और थर्मोडायनामिकल ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is the lecture number 23 of Chemical Kinetics. अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी केमिकल काइनेटिक्स नाम की, स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लास्ट क्लास के हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और उसका थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। कुछ फॉर्मुलेज हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस ट्रीटमेंट को, कुछ फॉर्मुलेज और याद करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पास प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट के ऊपर से, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ी है तो जाकर पढ़ लो, प्लेलिस्ट मैंने वहां पर बना रखी है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की। सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर देखने का फिर कोई भी फायदा नहीं होगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी है, उनके बीच में क्या क्या कनेक्शन था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, आर्हीनियस की थ्योरी पढ़ी थी। यहां पर लोगों ने 4 फॉर्मूले याद किए थे। d/dt ऑफ ln की आपके पास इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E अपॉन में RT का स्क्वायर होता है। ये इसकी बेसिक डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी। यहां से आपने क्या किया था, इसको इंटीग्रेट किया था, पास क्या फॉर्म बन गई थी, k इज इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर माइनस e a अपॉन में RT। उसके बाद आपने ये वाली फॉर्म भी इसकी याद की थी, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e a अपॉन में RT। और उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास 2 टेम्परेचर गिवन है तो वहां पर भी आप लोग अपने रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन की हेल्प से। तो ये चारों की चारों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए आर्हीनियस वाले पार्ट से, यहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपने पढ़ी थी गार्डनर कंसेप्ट। इसने कहा था कि जो आपके पास रेट कांस्टेंट होता है ये कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए, आपके पास कुछ कांस्टेंट होगा, टी के ऊपर कुछ पावर होगी और आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म होगी। उसके बाद इसने क्या किया था, इसको कंपेयर किया था किससे, आर्हीनियस वाली इक्वेशन से, और इसने यहां पर क्या निकाला था, अपने एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल लिया था। उसने क्या निकाला था, अपनी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को भी निकाल लिया था। क्या निकलेगा वो, E आपका होगा E प्लस nRT, टी के ऊपर जो भी पावर होती है उसको क्या करना पड़ता है, RT को मल्टीप्लाई कर ऐड करना होता है। और आपके पास आर्हीनियस का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या बन जाएगा, a t की पावर n। उसके बाद क्या लगाओगे आप लोग, e के ऊपर वो पावर जो t के ऊपर भी है यानी कि n है, यानी कि e रेज़ टू द पावर n आप लोग लगा दोगे। उसके बाद आपने पढ़ी थी कोलिजन थ्योरी और यहां से आपने देखा था कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो टेंपरेचर के स्क्वायर के साथ डिपेंडेंट होता है। और वहां से आपने क्या निकाला था, आर्हीनियस का प्री एक्सपोनेंशियल निकाला था। उसके बाद आप लोगों ने क्या निकाला था, एक्टिवेशन एनर्जी निकाली थी। आपने देखा था कि कोलिजन थ्योरी का आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ e की रेज़ टू द पावर हाफ का डिफरेंस होगा, इसको याद रखना। और आपके पास क्वेश्चन इन तीनों में से कहीं से भी आ सकता है, तो आपके पास सारे फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, आपके पास पढ़ी थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जहां से फॉर्मुला क्या निकल आया था, ये हम लोगों ने बात की थी। इसके अब इस फॉर्मुले के बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर। फॉर्मुला क्या था, R अपॉन में Na इंटू में H e रेज़ टू द पावर माइनस डेल्टा Ng डबल डैगर e रेज़ टू द पावर डेल्टा S डबल डैगर अपॉन R। टी के ऊपर पावर क्या थी, 1 e रेज़ टू द पावर माइनस डेल्टा E डबल डैगर अपॉन में RT। उसके बाद आपने इस इक्वेशन को कंपेयर की थी किसके साथ, गार्डनर कंसेप्ट के साथ। वहां से आप लोगों ने क्या निकाली थी, अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल दिया था, जो क्या आया था आपके पास, डेल्टा E डबल डैगर प्लस में RT। टेम्परेचर पावर क्या है, 1 है, तो आपको यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा RT, तो फॉर्मुला बन जाएगा डेल्टा E डबल डैगर प्लस में RT। उसके बाद आपने देखा था कि आर्हीनियस का जो आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल है आपके पास क्या हो जाएगा, जितनी भी ये कांस्टेंट वाली टर्म है इसका क्या कर दो, e रेज़ टू द पावर 1 लगा दो, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आर्हीनियस वाला प्री एक्सपोनेंशियल निकल जाएगा। अगर आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का निकालना है प्री एक्सपोनेंशियल, तो आप लोग इस e की पावर को हटा दो, पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो ये
सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ सकते हैं और इन फॉर्मूलेज को आप लोग एक पेज के ऊपर लिखकर अपनी दीवार के ऊपर चिपका लो, ताकि जब भी आप उठो, जब भी आप वहां से निकलो तो आप इन फॉर्मूले के ऊपर देख लो और आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट से, वो है कि डेल्टा एच और आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इस फॉर्मूले के ऊपर से, तो इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको पता है कि जो आपका डेल्टा एच होता है, आपने देखा थर्मोडायनामिक्स के अंदर कि जो आपका डेल्टा एच है या फिर क्या था, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी के बराबर था। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यू को क्या बोल रहा हूं, ई बोल रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एच डबल डैगर इज इक्वल टू डेल्टा एच ई डेल्टा ई डबल डैगर प्लस डेल्टा एन जी डबल डैगर इंटू में आर टी। डबल डैगर मतलब आपके पास क्या है, आप लोग बात कर रहे हो ट्रांजिशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स की। तो आपके पास यहाँ पर जो ई था वो क्या था, डेल्टा ई डबल डैगर प्लस आर टी, और आप लोग यहाँ से क्या बोल सकते हो कि जो आपका डेल्टा ई डबल डैगर है बराबर क्या हो जाएगा, ई ए माइनस का आर टी आपके पास हो जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 का। ये दोनों फॉर्मुलेज हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिराइव कर चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्ट इसको, तो आप लोग प्लीज लास्ट लेक्चर्स देख लीजिए। तो अब मैंने क्या नाम दिया इसको, इक्वेशन 1 दिया, इसको मैंने क्या दिया, इक्वेशन 2 दिया। मैं यहाँ से डेल्टा ई डैश की वैल्यू को उठा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू इसको पुट कर दिया, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मुला बन जाएगा डेल्टा एच डबल डैगर इज इक्वल टू ई ए प्लस डेल्टा एन जी डबल डैगर माइनस 1 इंटू में आर टी। तो कुछ भी नहीं किया हुआ है, इक्वल लेकर मैंने क्या किया हुआ है, आर टी को कॉमन लिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पर ये फॉर्मुला बन जाएगा और इस फॉर्मूले को आपको एज इट इज याद करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास इसी फॉर्मूले से आए हुए हैं। इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है ये डेल्टा एन जी ऑफ डबल डैगर। इसे आप लोग कैसे निकालने वाले हो, देखिए आप लोग अभी तक कह रहे थे कि आपके पास इक्वेशन क्या होने वाली है, ए प्लस बी से आपका क्या बनेगा, पहले कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, उससे आपका क्या बनेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बात तो पक्की है कि कॉम्प्लेक्स हमेशा आपके पास क्या बनने वाला है, एक ही बनने वाला है। और आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस पहले वाले स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप के लिए आपके पास प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ये इंटरमीडिएट होने वाला है। और आपके पास कितने मोल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल। आप क्या करोगे, 1 माइनस में, उसके बाद रिएक्टेंट के पास कितने गैसियस वाले मोल है। मान लीजिए आपके पास ए भी गैस है और आपके पास बी भी क्या है, गैस है। तो क्या बन जाएंगे, एक आपके पास रहेगा ए का, एक आपके पास क्या रहेगा बी का, यानी कि 1 प्लस में 1। या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, 1 माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मोल इन रिएक्टेंट साइड। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका डेल्टा एन जी गलत निकल गया तो आपका डेल्टा एच गलत निकलेगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन आया इस फॉर्मूले के ऊपर से, तो इसका मतलब आपसे एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको डेल्टा एन जी निकालना आता है या फिर आपको डेल्टा एन जी निकालना नहीं आता। वो आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई गैस होती है, कोई आपके पास रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन, इसका मतलब जितनी भी स्पीशीज होंगी वो सारी की सारी गैस फेज के अंदर होने वाली है। उसके बाद आपके पास कैसी है, ये यूनिमोलिकुलर है, यानी कि आपके पास जो रिएक्टेंट है आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होने वाला है। बीच में क्या बनेगा, आपके पास बनेगा इंटरमीडिएट, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक आपके पास गैसियस मोल यहाँ पर रहेगा, एक आपके पास यहाँ पर रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस में आपके पास आप कितने मोल हैं आपके पास रिएक्टेंट के अंदर गैसियस वाले, तो कितने आपके पास यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 माइनस का 1 करोगे, यानी कि आपके पास क्या निकल जाएगा, ये 0 निकल कर आ गया। और अगर आपका डेल्टा एन जी 0 निकल कर आ गया, तो उस डेल्टा एन जी की वैल्यू को आप लोग यहाँ पर पुट कर लो। आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इस डेल्टा एन जी की वैल्यू आप लोग यहाँ पुट करोगे, कितने पुट करोगे आप लोग यहाँ पर, 0 पुट करोगे। तो जब आप इसको 0 पुट करके बन जाएगा 0 माइनस का 1 इंटू में आर टी, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, ई ए माइनस का आर टी। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस केस में अगर आपको डेल्टा एच डबल डैगर निकालना, तो फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, डेल्टा एच डबल डैगर इज इक्वल टू ई ए माइनस का आर टी। तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी सेकंड रिएक्शन की, जो कि कौन सी होती है, बायोमोलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन। इसके अंदर आपके पास क्या होने वाला है, दो आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट होंगे ए और बी, क्योंकि आपके पास रिएक्शन कैसी है, बायोमोलिक्यूलर, यानी कि आपके पास दो मॉलिक्यूल कोलाइड करने वाले हैं। उसके बाद ए प्लस बी से पहले क्या बनेगा, कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि आपका कहां कन्वर्ट होने वाला है, बाद के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। तो आपको यहाँ पर डेल्टा एन जी निकालते वक्त सिर्फ और सिर्फ पहली रिएक्शन के ऊपर ही फोकस करना है। और डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट साइड, और यहाँ पर प्रोडक्ट के पास क्या होने वाला है, इंटरमीडिएट होने वाला है। और इंटरमीडिएट के पास हमेशा एक ही गैसियस मोल होगा अगर आपके पास रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, गैसियस फेज के अंदर हो रही है। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, एक आपके पास ए का है, आपके पास यहाँ पर बी का है, यानी कि 1 प्लस का 1, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 1 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और इस वैल्यू को आप लोग यहाँ पर पुट करो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा एच डबल डैगर इज इक्वल टू ई ए माइनस का 2 आर टी। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन होती है बायोमोलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन, तो आप लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करोगे। और जो क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको गिवन होगी कि रिएक्शन आपके पास किस टाइप के, बायोमोलिक्यूलर है या फिर यूनिमोलिक्यूलर है। फिर आपको देगा कि आपके पास गैसियस वाली है या फिर आपके पास लिक्विड वाली है, सब कुछ वो आपको देगा। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेल्टा एन जी डबल डैगर निकालना है, आप लोग आराम सब चीजों को कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास रिएक्शन सॉल्यूशन फेज के अंदर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट के पास भी आपके पास क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है, वो प्रोडक्ट भी इसके अंदर है, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर ही रहेगा। तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, ना तो आपके पास इंटरमीडिएट के पास कोई गैसियस मोल है, ना ही आपके पास रिएक्टेंट के पास
कोई है तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो 0 - 0 = 0 बन जाएगा। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, पास 0 के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एच डबल डैगर = EA माइनस का RT। तो आपको यूनिमोलिकुलर के लिए, बायोमोलिकुलर के लिए और आपको सॉल्यूशन फेज के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है CSI NET 2012 का। क्वेश्चन क्या है, द आर्हेनियस पैरामीटर फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NOCl। रिएक्शन आपको गिवन है 2 NOCl गैसियस फेज गिव्स 2 NO गैसियस फेज प्लस Cl2 गैसियस फेज आर। ए आपको गिवन है 10⁻13 मोलर पर सेकंड, ई आपको गिवन है 105 किलो जूल पर मोल और आपको आरटी की वैल्यू गिवन है 2.5 किलो जूल पर मोल। आपको निकाले यहाँ पर एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल बी। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, इसका मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आप लोग लगाओगे। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच डबल डैगर इज इक्वल टू EA प्लस इंटू में EA प्लस डेल्टा NG माइनस का 1 इंटू में RT। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसके अंदर आपको EA की वैल्यू एज इट इज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, RT की वैल्यू एज इट इज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अगर आप लोग यहाँ पर डेल्टा NG को कैलकुलेट कर लो तो आराम से आप लोग अपने डेल्टा एच डबल डैगर को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो डेल्टा NG डबल डैगर को आप लोग कैसे निकालते हो, उसके लिए आपको अपनी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो क्या होगी उसके हिसाब से, जो आपका रिएक्टेंट है वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होगा। तो जो आपका 2 NOCl गैसेस मॉलिक्यूल है वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, एक इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होगा, जो किससे कैसे होगा, एक इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। उसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको डेल्टा NG कैलकुलेट करते वक्त फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने इस पहले रिएक्शन के अंदर। तो डेल्टा NG को आप लोग कैसे निकालोगे, 1 के अंदर से माइनस करते हो आप लोग रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल। तो 1 के अंदर कितने माइनस करोगे आप लोग, यहाँ पर 2 माइनस करोगे तो 1 - 2 के आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो डेल्टा NG आपके पास क्या निकल गया, यहाँ पर -1 का निकल कर आ गया है। तो इसको मैंने कैसे निकाला है, 1 - 2 किया है तो उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है 1 - 2 माइनस का 1 इंटू में RT। तो वैल्यूज आप लोग पुट करोगे आपका आंसर निकल जाएगा डेल्टा एच डबल डैगर इज इक्वल टू 100। तो ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं आएगी, आपको RT की वैल्यू भी गिवन है और आपको EA की वैल्यू भी गिवन है। सिर्फ आपको 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 5 आएगा, और 5 को जब 105 से माइनस कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास 100 निकल जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आएगी, कैलकुलेशन को इजी कर सकता है अगर वो आपको डायरेक्टली कुछ इजी वैल्यूज आपको क्वेश्चंस के अंदर ही ऑलरेडी दे दे। अब एक क्वेश्चन कर दो, आपसे पूछा गया था गेट 2004 के अंदर, क्वेश्चन क्या था, फॉर द रिएक्शन A + B गिव्स X गिव्स प्रोडक्ट E आपको गिवन था 20 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन। द एंथैल्पी ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द रिएक्टेंट इन किलो जूल पर मोल। तो ये भी आपके पास सेम कॉम्प्लेक्स क्या निकालना है, आपको यहाँ पर डेल्टा एच डबल डैगर निकालना है। फॉर्मूला आपके पास वही है, आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी गिवन है, आर की वैल्यू पता होती है, EA भी आपको गिवन है। तो अगर आप लोग डेल्टा NG को निकाल लो तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे। डेल्टा NG को निकालने के लिए आपको जाना पड़ता है रिएक्शन के अंदर, और अगर रिएक्शन के अंदर मेंशन नहीं है कि आपका फेज गैस है लिक्विड है कौन सा है, तो आपको क्या मानकर चलना है, गैस ही मानकर चलना है। वैसे वो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा, यहाँ पर भी उसने मेंशन शायद किया ही होगा गैस, शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, वो क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन कर देगा। तो कैसे निकालोगे, 1 - 1 प्लस का 1 करोगे, यानी कि यहाँ वैल्यू निकल कर आएगा आपके पास माइनस की 1 ही निकल कर आएगी। तो वैल्यू को यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है, डेल्टा NG की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी वैल्यू, आपके पास माइनस की 1 निकल कर आएगी। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर दो, आपका पूरा की पूरा आंसर निकल जाएगा, डेल्टा एच बढ़ेगा आपके पास निकल कर आ जाएगा 15 के बराबर। आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पर है तो वो भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपके पास गेट के ऊपर के अंदर क्या होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो वहां पर आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिया हुआ है CSIR NET 2012 का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था करते हुए भी, वन ऑफ द अजम्पशन मेड इन द कन्वेंशनल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरीज। नंबर में लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपका ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, सही है। बाकी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, गलत है ये। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम मेंटेन बिटवीन प्रोडक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत है। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चंस इजी आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द प्लॉट ऑफ विच ग्राफ गिव्स स्लोप इक्वल्स टू -k डेल्टा एच डबल डैगर अपॉन में R इज। तो क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले तो डरना नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आपको इक्वेशन पता है क्या होती है। तो अगर आपको इक्वेशन पता है तो आपको सब कुछ ही पता है। आपको पता है कि जो आपकी इक्वेशन होती है आपके पास क्या होती है, k इज इक्वल टू RT अपॉन में NaH e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा G डबल डैगर अपॉन में RT। उसके बाद यहां से हम लोग इस फॉर्म तक तो पहुंच ही गए थे कि आप लोगों ने क्या किया था, डेल्टा G डबल डैगर की जगह पुट किया था डेल्टा H माइनस का T डेल्टा पुट किया था, फिर उसको क्या किया था हम लोगों ने अलग अलग किया था। अब क्वेश्चन में गिवन है कि आपका स्लोप बराबर होना चाहिए -k डेल्टा H डबल डैगर अपॉन में R के, लेकिन इस एक्सप्रेशन के अंदर वो एक्सपोनेंशियल के साथ है। तो अगर आपको इसको हटाना है तो आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोग log लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, कुछ इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। मैंने यहां पर क्या किया हुआ
हुआ है, लो की प्रॉपर्टी का यूज कर सब चीजों को अलग लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो RT अपॉन में NaH की, तो अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर लो ले लूंगा तो मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ln ऑफ R अपॉन में NaH प्लस में ln ऑफ इंटू में T। तो मैं इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर लो की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln ऑफ AB इक्वल टू आपके पास क्या होता है, ln ऑफ A प्लस में ln ऑफ B। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने अपने इस एक्सप्रेशन को अच्छे से क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है। तो अब आप चाहते हो कि आपके पास जो स्लोप निकल जाए वो क्या निकल जाए, डेल्टा H डबल डैगर अपॉन में R के बराबर निकल जाए। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर भी है, टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर भी है। तो अगर हर जगह टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर पास टेम्परेचर नहीं आएगा, तो इसको मैं यहाँ पर काट देता हूँ। तो टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर भी है, टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर भी है। तो आपको इस टेम्परेचर को रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो बहुत ईजी है। इस ln को आप लोग क्या कर लो, इधर की तरफ ले आओ, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ln t। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ln k अपॉन में t इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का डेल्टा H डबल डैगर अपॉन में R इंटू में 1/t लिख सकता हूँ। और ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट, ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो इन दोनों मैंने क्या लिख दिया, प्रॉपर कॉन्स्टेंट लिख दिया। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ln ऑफ k/t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H डबल डैगर अपॉन में R इंटू में 1/t प्लस c। तो अगर आपके ये क्या है, x है, और अगर आपका ये पूरा क्या है, y है, तो आपके पास क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी, जिसका स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा H डबल डैगर अपॉन में R होगा। और यही आपके पास क्वेश्चन था। आपके पास आंसर क्या सही हो जाएगा, ln k/t और आपके पास 1/t वाला। तो आप देख लो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है या नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर गिवन है ln k/t और 1/t वाला, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ठीक हो सकता है। तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज, ग्राफ वाले, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स, या फिर आपसे पूछ सकता है कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन सा होने वाला है, या पूछ लेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कौन से होने वाली है। तो 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी से। तो आपको ये सारी की सारी 4 टाइप्स याद होने चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ अपनी रेट इक्वेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उससे पहले आप लोग प्लीज कंप्लीट कर लो अपनी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।